Hello guys, welcome back. Let's start our today chapter. Today topic is accounting principles. बेटा इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, एजम्पशंस के बारे में। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे। 4 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे। पहला था सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेकंड था मनी मेजरमेंट, थर्ड था कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ था बेटे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आज मैं आपके साथ इस चैप्टर के कुछ बचे हुए प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। क्या होता है? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में कहा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी पार्टी के लिए सिग्निफिकेंट है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, जबकि ये उसका एक्सेप्शन है, अपवाद, उल्टा, कि आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर है, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर है, डेटर है, आपका गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, क्रेडिटर है, अगर ये किसी भी पार्टी के लिए इनसिग्निफिकेंट, कोई बेनिफिशियल नहीं है, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, कि उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके छोटे मोटे इफेक्ट हो रही हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट है नहीं, किसी पार्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको दिखाकर आप बिना वजह का अपना वर्कलोड को ना इंक्रीज करें, उसको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इसको बोला गया एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि कोई उसके उल्टा वहाँ पर था कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो और किसी पार्टी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो पार्टी के लिए बेनिफिशियल उसको दिखाना चाहिए, वो था फुल डिस्क्लोजर। और यहाँ पर एक्सेप्शन कि जो नहीं है उनको नहीं दिखाना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या है? ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्ड, कि कोई भी अनुमानित लॉस जो आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा, उसे आपको दिखाना चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड इनकम शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन कोई भी आपको लग रहा है फ्यूचर में इनकम होगी तो उसे आपको नहीं दिखाना चाहिए। कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, कि कोई भी आपको अनुमानित प्रॉफिट नजर आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे लॉस नजर आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड इनकम शुड बी इग्नोर्ड, यदि कोई अनुमानित इनकम नजर आ रही है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको नहीं दिखाना चाहिए। जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स, कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रही हैं, कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रही है, क्या है कि आप मान लें फ्यूचर में शायद डूब जाए तो यह अनुमानित लॉस है। हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर शो करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में जो कम है उस कीमत पर दिखाया जाता है, ना कि ज्यादा है। अगर ज्यादा पे दिखाते तो एंटिसिपेटेड इनकम होती, लेकिन हम दिखाते कम पर, दोनों में जो कम है तो ये क्या हो गया? एंटिसिपेटेड लॉस पर आप दिखाते हैं। All the anticipated losses should be recorded, but all anticipated income should be ignored. कोई भी अनुमानित आपका लॉस है उसको आपको दिखाना चाहिए, कोई भी अनुमानित आपकी इनकम है उसको आपको इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, आप बैलेंस शीट में, अभी तो आपने बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट दिखाई जाती है बुक वैल्यू पर। किस पर दिखाया जाता है? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट्स आर शोन इन द बुक मतलब बैलेंस शीट में एसेट दिखाई जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स कि एसेट की कीमत और उसको यूजेबल तक पहुंचाने के लिए उस पर किया गया खर्चा
जिससे कि वो यूज लाइक बन सके। भाई आपने कोई लैंड परचेज की, उसका रजिस्ट्री का खर्चा वो भी लैंड की कॉस्ट में शामिल होगा। मशीन खरीदी है, मशीन को लाने का, उसको लगाने का खर्चा, वो सारा मशीन की कॉस्ट में शामिल होगा। लेस डेप्रिसिएशन, और ये प्रिंसिपल कहते हैं कि कॉस्ट इक्वेशन लेस डेप्रिसिएशन, और उसमें से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब बात आ गई सर डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है बेटे कि जब आप फिक्स एसेट्स को साल दर साल यूज करते रहते हैं तो उसकी कीमत में कुछ कमी आती है। जब हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी कीमत में कमी आती है। कि मान लीजिए आपने गाड़ी परचेज की है 2017 में 5 लाख रुपए की, आपने उस पर टाइम सर्विस करवाई, आपने अच्छी तरह से रखा, लेकिन क्या वो 2 या 3 सालों के बाद वो 5 लाख की सेल हो सकती है? नहीं होगी। उसकी कॉस्ट में कुछ कमी आती है। डिक्रीज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं एसेट्स आर शोन इन द बुक्स, एसेट्स को बुक में दिखाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेस डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन खरीद कीमत साथ में उसको लाने लगाने का खर्चा शामिल करके और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। ऑल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ऑल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर शुड बी चार्ज टू द रेवेन्यू डेट पीरियड। कि एक साल के दौरान जो रिवेन्यू मैंने आपको बताया था गुड्स और सर्विस को सेल करने से जो आपके पास पैसा आता है, डेट इज नोन एज रिवेन्यू। ये मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो में आप देखना, वहां पर मैंने आपको बताया रिवेन्यू क्या है। रिवेन्यू की गुड्स को या सर्विस को सेल करने से आपके पास जो पैसा लगता है डेट इज नोन एज रिवेन्यू। और कह रहे उस रिवेन्यू को प्राप्त करने के लिए जो आपने खर्चा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दौरान, वो खर्चा उसमें से आप लेस करना चाहिए फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। मान लीजिए आपके 2 बिजनेस है, एक आपका क्लॉथ बिजनेस है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। तो इलेक्ट्रॉनिक के जो एक्सपेंस हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक की रिवेन्यू में से माइनस करना चाहिए। एक पर्टिकुलर पीरियड आपको पता है फाइनेंशियल हमारा 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ के दौरान जो आपकी रिवेन्यू आई है इलेक्ट्रॉनिक के आइटम को सेल करने से, और उस रिवेन्यू में से उस बिजनेस के जो उसी दौरान के जो खर्चे हैं वो माइनस होने चाहिए, ताकि आप क्या निकाल सकेंगे, प्रॉफिट निकाल सकेंगे। भाई आपका क्लॉथ बिजनेस लीजिए, क्लॉथ बिजनेस से आपको रिवेन्यू मिले, क्लॉथ को सेल करने से आपको रिवेन्यू मिले 10 लाख। अब क्लॉथ बिजनेस के जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं उस रिवेन्यू को प्राप्त करने जो भी आपने खर्च किया है वो सारे उस रिवेन्यू में से सेल होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, इसके साथ ही हमारी चैप्टर कंप्लीट होगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आपको मैंने बेसिक अकाउंटेंट्स में बताया था कि कोई भी लेन देन वो जो फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करती है, एनी ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट इफेक्ट 2 अकाउंट, कम से कम कितने अकाउंट पर असर डालेगी, 2 अकाउंट पर असर डालेगा। इफ 1 अकाउंट इज डेबिटेड, यदि कोई एक अकाउंट डेबिट हुआ, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, दूसरा कोई अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा कोई क्रेडिट जरूर होगा। जैसे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड की है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, सामान नगद बेचा, हमने 10,000 का सामान बेचा तो कैश आपका डेबिट हुआ है, कैश आया है तो डेबिट हुआ है। अब कैश अगर डेबिट हुआ है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, तो यहाँ पर आपका सेल्स आपकी क्रेडिट होगी क्योंकि आपका नॉमिनल है, इनकम हुआ तो क्रेडिट होगा। कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, प्रत्येक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कम से कम 2 अकाउंट पर असर डालेगी। इफ 1 अकाउंट डेबिट देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, यदि एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट जरूर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
प्यारे बच्चों, फिर वही बात हमारी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक